Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the Indian Express analysis, and this analysis is for 19 September. और स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एडिटोरियल पेज से. सो द फर्स्ट एडिटोरियल, ये इनफैक्ट दोनों एडिटोरियल जो हैं वो चीता प्रोजेक्ट जो अभी आया है इंडिया में, चीतास को लाए हैं नामीबिया से, उसके ऊपर है. तो व्हाट आर द कॉन्स, मेनली ये दोनों आर्टिकल यही डिस्कस करेंगे. फाइन. तो पहला है द चीता मोमेंट. और चीतास जो है वो अभी 70 साल के बाद इंडिया में आए हैं, बट ये एशियाटिक वैरायटी नहीं है. इनफैक्ट इंडिया में जो ओरिजिनल चीतास थे दे वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952. और इसका रीज़न बताया जाता है कि अनचेक्ड हंटिंग होती थी एंड देर वॉज हैबिटेट लॉस. ठीक है, तो याद रखना अनचेक्ड हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से 1952 में इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था. और अब जो है ये वाले एनिमल्स 100 से भी कम बचे हैं और वो केवल ईरान में है. ओके, अब लेकिन जो इंडिया में लाए गए हैं दे हैव बीन फ्लोन फ्रॉम नामीबिया. और आप सबने वीडियो फोटोज़ वगैरह देख ही लिए होंगे. और नामीबिया में वैसे अभी हाईएस्ट चीता पॉपुलेशन है. तो अब ये जो ट्रांसलोकेशन हुआ है उससे कंजर्वेशन साइंटिस्ट जो है उनके बीच में काफ़ी डिबेट हो रही है. और एक आर्ग्यूमेंट जो इसमें आ रहा है कि जो 750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया गया है नेशनल पार्क में, इससे उनकी मूवमेंट लिमिट हो जाएगी, क्योंकि चीतास जो हैं उनको ज़्यादा लार्जर रेंज चाहिए होती है. और लेकिन अब कुछ लोग का कहना है, डिबेट है तो ऑब्वियसली कोई अपोज करेगा कोई फेवर करेगा. तो जो फेवर में उनका कहना ये है कि चीता जो है, अफ्रीकन चीता खासकर, इट इज़ नोन फॉर इट्स अडेप्टेबिलिटी अक्रॉस अ रेंज ऑफ हैबिटेट्स. ओके, अब इसी डिबेट से दूसरी जो डिबेट निकल के आई है वो है अबाउट वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इश्यूज. और ये जो मतलब नए स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं. और अभी कंट्री के कई पार्ट्स में ह्यूमंस और जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं वो आसपास ही रहते हैं. और क्रॉप कई बार ख़राब होना, लाइफ स्टॉक पे अटैक होना या ह्यूमंस पे अटैक होना, ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं. तो अब जो बातें होने लगी वो होने लगी है ऑन द कैरिंग कैपेसिटी. ओके, तो ये फ्रेज़ आप याद रख सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़. ओके, और ऐसा नहीं है कि केवल वाइल्ड एनिमल्स की वजह से ह्यूमंस या लाइफ स्टॉक पे असर पड़ता है. इट इज़ आइदर वे. क्योंकि देखो, अब जैसे आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो और उसके बाद में फिर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी साथ में बना रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है. जैसे अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया है, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर चीता के लिए जो ये वाला नेशनल पार्क है, अब इसके बीच में से आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट निकाल दो, हाईवे वगैरह निकाल दो, तो उससे उनका प्रोटेक्टेड एरिया फ्रेगमेंट हो जाएगा, है ना. और वो इन नई बाउंड्रीज को ये जो एनिमल्स है वो तो नहीं समझ पाएंगे. तो इसकी वजह से उनका हैबिटेट जो है वो एक तरीके से श्रिंक हो जाता है. और इसके अलावा इनके श्रिंक होने का रीज़न ये भी है बिकॉज जो प्रे बेस है, यानी जिसके ऊपर ये प्रे करते हैं, दीज आर प्रेडेटर्स. तो अगर वही है कि जो इकोसिस्टम में आपका पिरामिड होता है, तो जो लोअर लेवल्स पे होते हैं एनिमल्स, अगर वो कम रहेंगे तो उससे भी इनका हैबिटेट कम हो जाएगा. तो इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को रिड्रेसल की ज़रूरत है, यहाँ पे ये ऑथर ने कहा है. ओके, और एक्चुअली में कूनो वो हुई थी फॉर रीलोकेटिंग लायंस फ्रॉम द गिर फॉरेस्ट. लेकिन जो गुजरात का भी प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर है कैरिंग कैपेसिटी को लेके, तो गुजरात ने मना कर दिया था, क्योंकि वो अभी एशियाटिक लायन का सोल हैबिटेट माना जाता है. तो वो स्टेटस को उसका स्टेटस ये चला ना जाए, तो इसलिए गुजरात ने मना कर दिया था. और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से अगर इनको एक ही जगह पे आप एक ही एरिया में रखो तो उससे उनकी एपिडेमिक्स के लिए वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है. और यहाँ पे इन्होंने इसलिए कहा है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है इट शुड नॉट बी होस्टेज टू अनसाइंटिफिक एटीट्यूड्स. ओके, तो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे. तो व्हाट यू कैन डू इज कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या चीता प्रोजेक्ट की आप है ना एक सेपरेटली, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में होती है ना तो उसके लिए सेपरेट नोट्स बनाते रहें. ओके, तो आप एक जगह पे एक शीट पे जैसे चीता प्रोजेक्ट का आप वो मेंशन कर दें और उसमें ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं. लाइक वी सॉ अबाउट द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में देखा किस तरीके से फ्रेगमेंट हो जाता है ना.
कन्फ्लिक्ट के दोनों साइड्स आप बताओगे, कैसे मतलब प्रे बेस कम हो जाता है तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, देन प्रोटेक्टेड एरिया का फ्रेगमेंट होना, अनसाइंटिफिक एटीट्यूड, जैसे ये सब गुजरात का यही था कि अपना स्टेटस नहीं गंवाना है, तो ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। आगे और देख लेते हैं, बिग कैट मिस्टेक, तो इन्होंने तो टाइटल में ही दे दिया है इट्स अ मिस्टेक। तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो एक्शन प्लान है उसके बहुत वीक फाउंडेशंस हैं, और देखो फिर से वही बात है कि इनको ज़्यादा रेंज चाहिए होती है चीतास को, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अगर बेस्ट ऑफ हैबिटेट्स भी हो और चीता जो है बहुत कम लो डेंसिटी में, करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर में एक चीता को मतलब लगता ही है, और फीमेल होम रेंजेस जो हैं वो करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर रहती हैं। तो अब चीतास को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो खुद को कूनो में इस्टेब्लिश कर लेंगे 15 साल के बाद में, और उसके बाद में फिर इन्होंने मतलब एक प्रिडिक्शन क्या मतलब एक्शन प्लान क्या रहेगा ये चीज़ बताई है कि कम से कम 50 चीता लाए जाएंगे अगले 5 से 10 साल में, और जो पॉपुलेशन है अभी वाली पॉपुलेशन है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 21 हो जाएगी। तो ये इन्होंने कहा है कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो आपका एरिया है वो केवल 748 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 एडल्ट चीतास को अकोमोडेट कर सकते हो। तो ये जो चीताज हैं ये एक तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग और वाइल्ड और फ्री रेंजिंग है। तो जब आपके पास में प्रॉपर हैबिटेट ही नहीं है अच्छे एरिया का, तो वो आप कैसे आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो खुद को सस्टेन कर ले। अब इन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का एक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है, वही जो अभी हमने कहा कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की अभी बात करी थी ना, तो अभी एक ऑब्जेक्टिव यही है कि इकोसिस्टम फंक्शनल रोल जो है चीता का उसको रीस्टैब्लिश करना, ओके। और अब वही है कि ताकि मतलब प्रे और प्रेडेटर का जो एक बैलेंस होता है वो बना रहे, ओके। तो अब चीताज ये रोल प्ले कर पाए इसके लिए उनका सफिशिएंट नंबर्स में होना ज़रूरी है, और मतलब कि वो काफ़ी एक्सटेंसिव एरिया में मिले, ओके। तो इन्होंने कहा है कि अभी जो लेवल्स हैं वो तो बहुत कम है, नंबर्स तो बहुत कम है, तो वो इफेक्टिवली इस रोल को शायद प्ले ना कर पाए कि ताकि इकोसिस्टम पूरा का पूरा जो हम बदलना चाह रहे हैं उसको बदल सके। अब दूसरी चीज़ इन्होंने की है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इस बारे में भी अनरियलिस्टिक क्लेम कर रहा है कि कंजर्वेशन वैल्यू के बारे में, या फिर चीताज ग्रासलैंड्स और ओपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स रहेंगे, और साथ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो दूसरे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनके लिए भी। तो ये सारे अनरियलिस्टिक क्लेम है, और इन्होंने कहा कि एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है, जो कि वैसे प्रायोरिटी रहनी चाहिए थी हमारी कंजर्वेटिव इनिशिएटिव जो कि इंडिया के नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का पार्ट है, उससे आप एक तरीके से डाइवर्ट कर रहे हो, ओके। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो 2017 से 31 तक का है, तो इसमें हमको वैसे कंजर्वेशन की ज़रूरत थी, और उसकी जगह पे आप ये सब नया काम कर रहे हो और ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। और अगर आप कंजर्वेशन जो आप कह रहे हो कि इससे कंजर्वेशन को फ़ायदा मिलेगा ग्रासलैंड्स और ओपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के, तो अगर आप उस बारे में सीरियस होते तो आपको सीधे सीधे क्या करना चाहिए था कि ये जो हैबिटेट्स हैं ग्रासलैंड्स और ओपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, आपको इनको वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया जो है उसकी कैटेगरी से आपको इनको हटा देना चाहिए था, और इससे इन हैबिटेट्स को जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन मिलता। आपने इनको वेस्टलैंड एटलस में डिक्लेयर करके और आप इनका कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हो, और इसके लिए आपको अफ्रीकन चीतास को लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद इन्होंने चैलेंज किया है द रूल ऑफ लॉ। तो इन्होंने कहा है कि ये जो है ना अटेम्प्ट, ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 2013 में कि लायंस को ट्रांसलोकेट किया जाए फ्रॉम गिर फॉरेस्ट, उसको और ज़्यादा डिले करने के लिए इसको ये अटेम्प्ट किया गया है। और जब 2013 में ये ऑर्डर आया था तो NTCA ने फिर रिव्यू पिटीशन भी उसमें फ़ाइल किया था और क्लैरिफिकेशन मांगा था कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अफ्रीकन चीतास को नहीं ला सकते हैं। तो फिर कोर्ट ने ये चीज़ अलाउ करी थी, तो इन्होंने कई सारे एरियाज़ भी सर्च किए थे अपार्ट फ्रॉम कूनो। इसके अलावा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, नाम आप लिख सकते हैं, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन मध्य प्रदेश, एज वेल एज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का। तो ये दोनों नाम भी आप लिख लें, ये भी मतलब पोटेंशियल कंटेंडर्स थे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज।
तो इन्होंने कहा है कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं वो एक तरीके से साइंस को इग्नोर कर रहे हैं और मतलब दूसरे तरीके हैं कंजर्व करने के, फॉर एग्जांपल, है ना। और लायंस को इंट्रोड्यूस किया जाना था तो आप कुछ और ही मतलब कर रहे हो। तो आप एक तरीके से अपने डिज़ायर्स और नीड्स के चलते आप अनसाइंटिफिक आपका आउटलुक है, ओके। और इन्होंने ये भी कहा है कि दिस ऑल्सो डिसरिगार्ड्स आर नेशनल कंजर्वेशन प्रायोरिटीज़ एंड रूल ऑफ लॉ एंड एग्जैजरेटेड और अनफीजिबल क्लेम्स किए हैं। और जो हमारे वही वो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान वगैरह जिसको हमको अटेंशन देने की ज़रूरत थी वहाँ से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अटेंशन को भी और रिसोर्सेज को भी। एंड दिस वुड अनफॉर्चुनेटली एंड अप एज अ वेरी कॉस्टली मिस्टेक, ये यहाँ पे ऑथर का कहना है, ओके। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे सेंटर वर्सेस स्टेट का है। सो एक्चुअली में ये जो आर्टिकल वैसे लिखा गया है इट इज़ रिटन बाय राज्यसभा एमपी, तो पॉलिटिकल टाइप का है, बट इसमें फेडरलिज्म की जो बात की गई है तो आपको क्योंकि क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये आप इसमें ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। एंड दिस हैज़ एक्चुअली बिकम एन इशू बिटवीन द स्टेट्स एंड खासकर महाराष्ट्र एंड सेंटर के बीच में, तो फिर आप इसको डेफिनेटली कोट कर सकते हैं, ओके। आई होप यू नो अबाउट द वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट। और ये सेमीकंडक्टर फैसिलिटी थी जो कि महाराष्ट्र में आ रही थी बट उसको गुजरात में मूव कर दिया है। और इस वजह से जो अपोजिशन वगैरह हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि बाला साहब ठाकरे की जो फिलॉसफी थी पॉलिटिक्स के लिए उनके 2 प्रिंसिपल्स पे थी, यानी जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र, यानी द नेशन इज़ फर्स्ट एंड देन स्टेट्स। तो अब इनका कहना है कि ये चीज़ अब सेंटर को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वेदांता फॉक्सकॉन डील में, इससे समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा शैलोनेस और पार्टीसनशिप आ गई है। एंड जो कि मतलब हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं उनके अंदर भी ये चीज़ आ गई है। तो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र में आने से वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन राष्ट्र एंड इट्स पीपल लूजिंग आउट ऑन डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़, जबकि उनके पास में सबसे अच्छे इंसेंटिव्स हैं, इस चीज़ को इग्नोर किया नहीं जाता है। अब एक एडिटोरियल एक आध दिन पहले भी आया था, उसमें भी सेम यही चीज़ लिखी हुई थी। तो अगेन दे हैव रिटन फ्यू थिंग्स मतलब कॉमन, तो ये काफ़ी अच्छे से इस एडिटोरियल में समझाया हुआ था, इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है, ओके। You can write this phrase down. Once is an accident, twice coincidence and 3 times is a pattern या फिर ट्रेंड, ओके। एक बार होता है तो एक्सीडेंट होता है, 2 बार होता है तो कोइंसिडेंस, और 3 बार हो जाए तो वो एक ट्रेंड बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। तो ऐसे कई सारे अकाउंट्स हैं, प्लान्स और अपॉर्चुनिटीज़ के जो कि पहले अभी मतलब कुछ रिसेंट टाइम्स में महाराष्ट्र में कंसेप्चुलाइज किए गए थे, लेकिन फिर वो दूसरे स्टेट के पास चले गए। सो दे आर एक्सप्लेनिंग, यहाँ पे जो ऑथर है वो ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि किस तरीके से पार्टीसनशिप देखी जा रही है और बायसनेस देखी जा रही है। और ये जो फेवरेटिज्म है ये इन्होंने कहा है इट इज़ द ट्रूथ ऑफ इंडियन फेडरल हार्श ट्रूथ ऑफ इंडियन फेडरलिज्म टुडे। तो फेवरेटिज्म का इन्होंने फ्रेज दिया है, ओके। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि IFSC है ना, इसको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में प्लान किया गया था, लेकिन देखो अब फिर गिफ्ट सिटी कहाँ पे बनी, इट वाज रीलोकेटेड टू गुजरात। उसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड मैरीटाइम पुलिस अकेडमी वो भी महाराष्ट्र के पालघर में आने वाली थी, एंड दिस वाज शिफ्टेड टू द्वारका। अगेन द शिप ब्रेकिंग फैसिलिटी दिस वॉज ऑल्सो मूव्ड फ्रॉम मुंबई टू गुजरात। तो ये एग्जाम्पल्स आप अपने पास में लिख लीजिए, ओके। आप जब आंसर लिखोगे तो आप भी यही एग्जाम्पल्स दोगे। एयर इंडिया ऑफिस भी जो था वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, और ट्रेडमार्क ऑफिस को भी ऐसे ही शिफ्ट कर दिया गया था, ओके। अब जब वेदांता फॉक्सकॉन डील आई थी तो एक कंपैरेटिव स्टडी हुई थी महाराष्ट्र के तलेगांव और गुजरात के धोलेरा में। तो जो धोलेरा में प्लांट बनने की बात थी तो वहाँ पे पहले ही कई सारे इश्यूज आ गए थे, जैसे कि लैक ऑफ वाटर सप्लाई, स्किल्ड लेबर की कमी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की कमी, एब्सेंस ऑफ सप्लाई चेन वेंडर्स, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर्स, और वहाँ पे मार्शी लैंड का प्रेजेंस था। तो इससे ये चीज़ नेचुरल समझ में आ रही थी कि गुजरात में अगर ये फैसिलिटी बनाई जाएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इट वुड अट्रैक्ट अ शॉक्ड रिएक्शन, ओके। मतलब एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं बननी चाहिए थी।
और इन फैसिलिटीज़ के अलावा महाराष्ट्र ने जो है वो हायर कैपिटल सब्सिडी भी ऑफर की थी, दैट इज़ 40,000 करोड़ एज़ कम्पेयर टू 28,000 करोड़ बाय गुजरात, और ज़्यादा लैंड भी ऑफर किया था 1100 एकर्स कम्पेयर टू 200 एकर्स एट धोलेरा। और उसके बाद में इस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का गुजरात में शिफ्ट होना, जो कि ना ही मेजर कंज्यूमर है सेमीकंडक्टर्स का, ना ही उसके पास इतनी अच्छी टेक्निकल कैपेबिलिटी है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। तो इन्होंने कहा है कि ये जो डील है इट हैज़ बीन मोडिफाइड, ओके। और अब वही ये देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा पॉलिटिकल टाइप का, लेकिन अपने को फेडरलिज्म वाली चीज़ें समझनी है। अब इन्होंने ये कहा है कि ये जो फिनोमिना है ये चीज़ भी समझाता है कि क्यों गुजरात का जो FDI है उसमें इतना इंक्रीज़ आ गया है, वो का 6th पोजीशन पे था और एक साल में वो 1st पोजीशन पे आ गया है। और अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसका भी रीज़न है कि इस तरीके से ये किया जा रहा है। और फेवरेटिज्म के अलावा इन्होंने एक और टर्म देखो यूज़ किया है, सेंटर का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ऑफ अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। तो देखो ये केवल प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सेंटर पे आएगी तो अपोजिशन रूल्ड वाले स्टेट्स में ऐसा ट्रीटमेंट होना बहुत आम बात है, ओके। तो ये काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हार्मनी के और यूनिटी के भी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो होता है उसको तभी सस्टेन किया जा सकता है ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे जो कंपटीशन है बिटवीन पॉलिटिकल इक्वल्स, यानी कि स्टेट्स, वो इक्वल हो और ट्रांसपेरेंट हो, ओके। तो आइडियल सिनेरियो में क्या होता है कि कई सारे स्टेट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए कंटेंट करते हैं कि उनको बिजनेसेस से इन्वेस्टमेंट आए और वो अपने बेस्ट पॉसिबल इनिशिएटिव्स देते हैं और बिजनेसेस फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि उनको क्या कॉल लेना है और कौन से स्टेट में सेटअप करना है ना। और जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है वो गवर्नेंस के लिए कोई टूल नहीं हो सकता है। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के साथ में क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कोऑपरेशन भी ज़रूरी है अमंग स्टेट्स, और साथ में ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड बाय पार्टिसनशिप फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स हो लेकिन आपस में स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन भी हो और सेंटर की तरफ से ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और बाय पार्टिसनशिप भी नहीं हो, ओके। एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ऑल्सो कैन नॉट डिसरिगार्ड द एस्पेक्ट ऑफ असिमेट्रिक फेडरलिज्म, यानी कि अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं और सेंटर को हर किसी का डेवलपमेंट इंश्योर करना चाहिए। तो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है वो दो साइड्स हैं एक ही कॉइन के, और कॉम्पिटिशन विथ कोऑपरेशन यानी हॉरिजॉन्टली भी होना और वर्टिकली भी होना, इसी से रियल चेंज आ सकते हैं, ओके। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव के लिए खासकर ये दो पैरा है ना, आप चाहें तो इसमें से पॉइंट्स ले सकते हैं। आगे आते हैं, अब एक्सप्लेन सेक्शन पे आएंगे। तो सबसे पहले ये थोड़ा इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल है, इट मे बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ज़रूरी आर्टिकल है। इट इज़ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक पाइलिंग। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 3 Fs डिस्कस किए हैं, ओके। व्हाट आर द 3 Fs, दैट इज़ द फॉरेक्स एंड फूड। तो इसमें तो इन दोनों में स्टॉक पाइलिंग हुई है तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है वो देखेंगे। एंड थर्ड F इज़ फ्यूल, जिसमें अभी भी हमारी काफ़ी वल्नरेबिलिटी है, ओके। सो वी विल डिस्कस दिस। तो अब इन्होंने सबसे पहले फॉरेक्स को लेके दो सिचुएशंस कंपेयर करी हैं, दैट इज़ कि जो 2013 में क्राइसिस आया था वो भी US फेड की वजह से था, और अभी जो हमारा 2022 में क्राइसिस चल रहा है, ओके। तो 2013 में क्या हुआ था, 1 मई से अगस्त 28 तक जो रुपी की वैल्यू थी वो 53.67 से 68, यानी वही रुपी डिप्रिशिएट हो गया था एज कम्पेयर टू द US डॉलर, और 4 महीने में ये 22% डिप्रिसिएशन हो गया था, ओके। और जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे हमारे वो भी 294 से गिर गए थे, और उसी तरीके से अभी भी हमारे फॉरेक्स गिर गए हैं, ये चीज़ आपको बता चुके हैं। अब इन्होंने पिछले साल का 1 साल का बताया है कि अक्टूबर 29 से रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है, लेकिन ये केवल 6% डिप्रिशिएट हुई है। उसके बावजूद जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कहाँ हम पीक पे $642 बिलियन पे थे, तो वो सितंबर 9 तक $550 बिलियन पे
आ गया है। तो अब इन्होंने दोनों सिचुएशंस को कंपेयर किया है। और अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि 2013 भी क्राइसिस ईयर था और 2022 भी, लेकिन ये जो करंट क्राइसिस है ये उस सिचुएशन से और ज़्यादा वर्स है। क्यों? 2013 में जो क्राइसिस था इट वॉज ट्रिगर्ड बाय यूएस फेड। तो उन्होंने क्या चीज़ प्रपोज की थी कि फेस्ड रिडक्शन किया जाएगा, यानी टेपरिंग की जाएगी बॉन्ड्स को परचेज करने में और बाकी एसेट्स को परचेज करने में। एक्चुअली में टेपरिंग क्या थी कि 2000, मैं आपको एक बार इस चीज़ को बता देती हूँ कि 2008 में आपको पता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उसके बाद में फिर अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए जो यूएस फेड है, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग करी थी। ओके, क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या था कि काफ़ी ज़्यादा पैसा मार्केट में, पैसा नहीं, डॉलर्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किए थे, ताकि जो वहाँ पे बिजनेसेस वगैरह हैं, इकोनॉमी है, वो खुद को संभाल सके, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो। और मतलब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में यदि फिर जो इकोनॉमी है वो इजीली ऑपरेट कर सकेगी। लेकिन उसके बाद में फिर इनको क्या डर लगने लगा कि अगर बहुत ज़्यादा ईजिंग करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है ना। तो उसकी वजह से 2013 में इन्होंने डिसाइड किया कि क्वांटिटेटिव ईजिंग कम कर दी जाएगी और जो मतलब फेस्ड रिडक्शन किया जाएगा इन परचेज ऑफ बॉन्ड्स। परचेज ऑफ बॉन्ड से कैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है? क्योंकि आप बॉन्ड्स परचेज करोगे तभी तो आप डॉलर्स रिलीज करोगे मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना। तो अब इस चीज़ में इन्होंने रिडक्शन यानी कि टेपरिंग करने की सोची। ओके, लेकिन वो जो अनाउंसमेंट था उसमें केवल ये था कि जो प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स है उसको कम कर दिया जाएगा एज अपोज टू टाइटनिंग। टाइटनिंग में क्या हो जाता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो, जो कि अभी हो रहा है। उस टाइम पे केवल इन्होंने देखो टर्म दिया, ग्रेजुअल अनवाइंडिंग ऑफ मॉनेटरी स्टिम्युलस यानी कि प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स, उस चीज़ को कम किया जाएगा। इसका अब इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा था, जो हमारा एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके चलते। ओके, और ये रिकॉर्ड लेवल पे आ गया था 12-13 में, इट वेंट अप टू $88.16 बिलियन। तो सारी इकोनॉमीज में क्या हुआ था, यूएस की टेपरिंग के चलते एक टेपर टेंट्रम हुआ था। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको टेपर टेंट्रम भी बता देती हूँ। तो ये बेसिकली एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी, कलेक्टिव रिएक्शनरी पैनिक था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूएस में इन्होंने ईजिंग कम कर दी थी, तो ट्रेजरी यील्ड्स का प्राइस जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को क्या लगा था कि फेडरल रिजर्व जो है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग पे पूरी तरीके से ब्रेक लगा देगी और इससे मार्केट क्रम्बल हो जाएगा। और ये चीज़ सोच के एक्चुअली में जो था कि सारी इकोनॉमीज ने अपने मतलब एक ये पैनिक आ गया था जिसको टेपर टेंट्रम कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड था क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मार्केट्स ने रिकवर कर लिया था। लेकिन इस टेपर टेंट्रम के चलते जो है वो कैपिटल फ्लोज हर कहीं ड्राई अप हो गए थे। और इंडिया में भी जो है वो कंट्री की उसकी एबिलिटी पे आ गया था, डाउट आ गया था कि जो हमारा इतना करंट अकाउंट डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो कैपिटल भी नहीं आ रहा है, तो उसको फाइनेंस आप कैसे करेंगे, है ना। आपको ये पता होगा कि जो बीओपी वाला होता है पार्ट, उसमें दो होते हैं पार्ट्स, एक होता है करंट का और एक होता है कैपिटल का। ओके, तो हमारा हमेशा क्या रहा है, हमारा कैपिटल सरप्लस रहा है ज़्यादातर और करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस कौन करता है? कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो अब कैपिटल फ्लो ही अगर ड्राई अप हो जाएगा टेपर टेंट्रम के चलते, तो हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी फाइनेंस नहीं कर सकते। तो इसका असर जो आया था वो रुपी पे आया था और आरबीआई को उस टाइम पे भी करेंसी को डिफेंड करना पड़ा था, क्योंकि वो एक स्पेक्यूलेशंस ये थे कि मतलब वही कि इकोनॉमी पूरी क्रम्बल कर जाएगी। तो इन्होंने फिर उस टाइम पे भी अपने फॉरेक्स से डॉलर्स को बेच दिया था और साथ में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए थे। अब क्या हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे तो मतलब वो मॉनेटरी स्टिमुलस भी बस कम कर रहे थे। अभी आपको बताया ना कि दे वर फेजिंग आउट मॉनेटरी स्टिमुलस, यानी अपनी प्रिंटिंग, डॉलर प्रिंटिंग हो गया या एक तरीके से उसको मार्केट से हटा रहे थे। ओके, या फिर दे वर स्लोइंग द रेट ऑफ इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी। लिक्विडिटी ज़्यादा न रहे तो उसका रेट स्लो डाउन कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये लोग कैसे टाइटन अप कर रहे हैं? बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई, और अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। ओके, तो यूएस फेड का अगर देखा जाए तो उन्होंने 0.25 से बढ़ा के 2.25 और 2.5 कर दिया है। और
इसको और माना जा रहा है कि ये 3 से 3.25% तक जाएगा। और इसी तरीके से जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो भी अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं, और ये चीज़ अभी नहीं रुकेगी। इसका रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, 8 और 10% का, इसलिए लोग नहीं रुकेंगे। और जो सेंट्रल बैंक्स का कमिटमेंट है कि इन्फ्लेशन 2% से ज़्यादा ना रहे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा रहे हैं। ओके, और ये इंटरेस्ट रेट्स हाई ही रहेंगे। तो अब इसका कैपिटल इन्फ्लोज पे असर क्यों पड़ेगा इंडिया में? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है, आपको पता है कि ये जो मार्केट्स हैं उनको ज़्यादा सेफ माना जाता है यूएस और यूरोप के। तो इन लोग क्या करेंगे, अपना कैपिटल इंडिया से हटा के वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ बढ़ गया है तो ज़्यादा रिटर्न आएगा, है ना। तो इसका पूरा इम्प्लीकेशन इंडिया में पड़ेगा। और तो यही बात बोलिए कि बाकी इमर्जिंग मार्केट से भी ये जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं, दे आर सकिंग अवे द कैपिटल। ओके, और हमारा अभी भी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी हाई है, और ये माना जा रहा है कि 2022-23 में ये $120 बिलियन रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा 12-13 की लेवल्स को भी सरपास कर जाएगा। तो एक तरीके से हमारे लिए दोनों तरफ बहुत कठिन सिचुएशन हो गई है, दैट इज़ एक्सटर्नल कैपिटल फ्लोज में भी और करंट अकाउंट डेफिसिट में भी। लेकिन अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छी चीज़ आई है इंडिया के वॉर चेस्ट के बारे में। तो इतना हॉस्टाइल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होने की वजह से भी जो रुपी है बहुत फ्री फॉल नहीं हुआ है उसका, और आरबीआई ने काफ़ी एक्सेप्शनल मॉनेटरी मेजर्स लगाए हैं। और तो वही है कि रेट्स हो सकता है कि बढ़े, लेकिन वो डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करने की वजह से नहीं होगा, वो इन्फ्लेशन यानी हमारी इंटरनल जो दिक्कत है उसको कंट्रोल करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। तो यानी दैट इज़ टू डिफेंड द रुपीज़ इंटरनल rather than the external value। तो अब प्राइमरी रीज़न इन्होंने क्या बताया कि क्यों चीज़ें अलग रही हैं। इसका रीज़न है कि हमारा इस बार वॉर चेस्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $642 बिलियन हैं। और ये मतलब इतना सफिशेंट अभी नहीं है, ये लास्ट ईयर का ही बता रहे हैं अक्टूबर 29 को। तो इतना सफिशेंट एम्यूनिशन था कि कोई भी मतलब स्पेकुलेटर क्या करते हैं कि अगर पता होता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाली है तो शॉर्ट पोजिशनिंग करते हैं। शॉर्ट पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट करते हो लोअर रेट पे और फिर आप उसको बेच देते हो हायर रेट पे। लेकिन शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग शॉर्ट पोजीशन होता है कि आप अभी हायर रेट पे बेच देते हो ये सोच के कि अभी तो मार्केट गिरेगा, और फिर आने वाले टाइम में जब रेट्स कम हो जाते हैं उस टाइम पे आप उसको खरीदते हो स्टॉक्स को। ठीक है, तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स तो वैसे काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन ऑथर का कहना है कि ये जो रिजर्व्स हैं ये होते ही मतलब क्राइसिस के टाइम के लिए है ना, जैसे वॉर के टाइम पे आर्म्स और अम्यूनिशन का काम करते हैं। और अब खासकर डिफरेंस है क्योंकि पिछली बार जब शुरुआत की थी तो हम $300 बिलियन भी नहीं थे, लेकिन अभी हमने जब शुरुआत की क्राइसिस शुरू है तो हम करीब $650 बिलियन की इकोनॉमी थे, मतलब हमारे पास फॉरेक्स था। ये हो गई फॉरेक्स की बात। अब दूसरा पैरेलल इन्होंने किया है फूड के बारे में, उसमें भी हमारे पास में स्टॉक पाइलिंग का क्या फ़ायदा रहा है। ठीक है, तो 2021 जुलाई में जो हमारे पास में स्टॉक्स थे राइस और वीट के गवर्नमेंट गोडाउंस में, वो ऑल टाइम हाई थे, करीब 109 मिलियन टन के थे। तो उस केस में भी जो एफसीआई है वो कोविड वगैरह क्राइसिस में काफ़ी ज़्यादा काम आया था, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसने ना केवल डिलीवरी करी बल्कि एक इफेक्टिव सोशल सेफ्टी नेट की तरह भी काम किया था इन द वेक ऑफ कोविड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक डिसरप्शंस। ओके, अब लेकिन बात अब ये है कि ये सारी चीज़ें करने में कई कॉस्ट भी लगती है। तो अगर फूड की बात करें तो जो स्टॉक मेंटेन किया जाता है उसको होल्ड किया जाता है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट आपको पीडीएस के लिए उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड और मेंटेन कर रहे हो तो आपको बफर कैरिंग कॉस्ट रहती है, जो कि 2021-22 में जो थी वो ₹5.5 पर केजी थी। और जो रफली यानी पूरा अमाउंट बैठा था वो 33.6 करोड़ 33.6 था। फॉरेक्स रिजर्व्स में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि कितना आपका कॉस्ट लग रही है। क्या होता है कि अगर आप फॉरेक्स अपने पास में रख रहे हो यानी आपके पास में डॉलर्स ज़्यादा है तो आप एक्स्ट्रा डॉलर्स रख रहे हो, तो उसके लिए आपको डॉलर्स मार्केट से खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक करेंसी इशू करनी पड़ेगी आरबीआई को, है ना। अब डोमेस्टिक करेंसी ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी तो फिर वही दिक्कत, इन्फ्लेशन वगैरह ना बढ़ जाए, तो इसकी वजह से इसको मॉप अप करना भी रहेगा, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी ज़्यादा
बना रहे, तो यानी उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा, और इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, लोग खरीदेंगे तो वापस रुपी मॉप अप हो जाएगा मार्केट से। लेकिन अब जो आपने बॉन्ड इशू किया, अब आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, है ना। तो अब यदि ये जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो अगर बढ़ जाए, टू वॉट आरबीआई अर्न्स फ्रॉम डिप्लॉइंग इट्स फॉरेक्स एसेट्स इन ओवरसीज, तो अब आरबीआई का दूसरा फंक्शन ये भी होता है कि जो उसके पास में फॉरेक्स जमा है वो उसको फिर बाहर की सिक्योरिटीज़ और बैंक्स में भी लगाते हैं, तो उससे उनको इंटरेस्ट अर्न होता है। तो अब वहाँ पे जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो आप यहाँ के जो आपने मार्केट में सिक्योरिटीज़ रिलीज़ किए उसको आप इंटरेस्ट पे करने में लगा रहे हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट अगर पे करना पड़ता है तो फिर से उसकी फिस्कल कॉस्ट आ जाती है, आरबीआई को अलग से पॉकेट से निकालना पड़ेगा, तो उसकी भी एक सेपरेट कॉस्ट आ गई। लेकिन इनका कहना ये है कि ये फॉरेक्स और फूड रिजर्व्स की जो कॉस्ट है उसको होल्डिंग की, इट इज़ सिमिलर टू दैट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस एंड हैविंग अ स्टैंडिंग आर्मी। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा या फिर जब वॉर रहेगा उसी टाइम पे तो आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करोगे ना। आप सेविंग करते हो तो किस टाइम के लिए करते हो, आप घर पे भी अगर अपने पास में कुछ सेविंग करते हो तो इमरजेंसी के लिए करते हो। तो वही ये कह रहे हैं कि भाई जब वॉर कंडीशन आएगी तभी तो ये चीज़ें काम आती है, तो इस चीज़ के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। लेकिन थर्ड जो FA दैट इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड, क्योंकि अभी भी हमारी जो वल्नरेबिलिटीज है फ्रॉम ऑयल, गैस एंड कोल, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज। अब एक वर्ड है कलर रेवोल्यूशंस, तो इसके बारे में देख लेते हैं। वाई दे वरी चाइना। तो अभी SCO का जो मीटिंग हुआ था उसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने अपील किया है रशिया, इंडिया और दूसरे मेंबर्स को कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ताकि जो फॉरेन पावर्स हैं यानी खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इन कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें बाय इंसाइटिंग कलर रेवोल्यूशंस। तो कलर रेवोल्यूशंस क्या होते हैं, कितना प्यारा फ्रेज लिखा है, ह्यूज ऑफ मास प्रोटेस्ट। तो ये एक सीरीज़ है अपराइजिंग्स की, कलर रेवोल्यूशंस, जो कि फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशंस में शुरू हुई थी। ये अपराइजिंग्स शुरू हुए थे ईस्टर्न यूरोप में इन दी अर्ली 2000s, लेकिन इनका जो पूरा कलर रेवोल्यूशन की बात की जाती है तो इट इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू पॉपुलर मूवमेंट्स इन मिडिल ईस्ट एंड एशिया। ओके, और ज़्यादातर में क्या हुआ है कि लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन हुआ था, लोग स्ट्रीट्स पे निकल आए थे, और उनकी डिमांड ज़्यादातर क्या थी, जैसे फ्री इलेक्शंस की, रेजीम चेंज की, एंड कॉल्स फॉर रिमूवल ऑफ ऑथोरिटेरियन लीडर्स। ओके, तो इनका कहना एक तरीके से ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेस्टर्न इंड्यूस्ड रहती हैं, और ये यहाँ की जो ऑथोरिटेरियन रेजीम्स हो गई, या फिर मतलब एक तरीके से रेजीम कॉल को उसको रेजीम चेंज के लिए ही ये होते हैं रेवोल्यूशंस, इसलिए इनसे थोड़ा बच के रहना होगा। तो प्रोटेस्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एक स्पेसिफिक कलर पहनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन का ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन फ्लावर्स के नाम पे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जैस्मिन रेवोल्यूशन एंड टूनिशिया। तो ये भी रेवोल्यूशंस के बारे में भी हम देखेंगे। तो मॉस्को और बीजिंग जो है उन्होंने काफ़ी टाइम इसको क्रिटिसाइज़ किया है कलर रेवोल्यूशंस को, कि ये US और उसके जो एलाइज हैं उनके डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ऑरेंज रेवोल्यूशन क्या है, ये एक्चुअली प्रोटेस्ट हुए थे यूक्रेन में बिटवीन नवंबर 2004 और जनवरी 2005, और एक्चुअली में ये रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स की, कि जो कंट्री के 2004 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे उसमें विक्टर यशचेंको जो थे, ही वॉज एन अलाय ऑफ वेस्ट, और जो उस टाइम पे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट बने थे विक्टर यानुकोविच, तो उनको मॉस्को का सहारा था। एंड जो ये इलेक्शंस हुए थे 2004 में, ये एक तरीके से रिग्ड थे, यानी कि इनमें मतलब चीटिंग हुई थी एक तरीके से इन फेवर ऑफ द लेटर। ओके, तो इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअली यानुकोविच को, यानी जो मॉस्को बैक्ड थे, उनको विनर डिक्लेयर किया था, और इससे फिर क्रिटिसिज्म आया था इंटरनेशनल कम्युनिटी में, US और यूरोपियन यूनियन से। और रशिया ने लेकिन ये क्लेम किया था कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है इलेक्शन फ्रॉड का। लेकिन फिर क्या हुआ, इलेक्शंस दोबारा हुए, और नहीं, इलेक्शंस के बाद में जो प्रोटेस्टर्स थे वो ऑरेंज पहन के स्ट्रीट्स पे आ गए थे। ऑरेंज क्यों पहन गए थे, क्योंकि वो यशचेंको यानी जो US अलाय था उसका कैंपेन कलर था। और अल्टीमेटली रिजल्ट जो थे देवर एनल्ड, एंड यूक्रेनियन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दोबारा रीवोटिंग होगी। तो फिर यशचेंको जो थे ही इमर्ज्ड विक्टोरियस, यानी दिस इलेक्शन वेंट इन फेवर ऑफ US। दूसरा जो हुआ था वो था ट्यूलिप रेवोल्यूशन, और ये पहला किर्गिज रेवोल्यूशन था। क्योंकि जो उस टाइम पे 2005 में ये भी हुआ था, और किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अस्कर अकायेव, उनका आउस्टर हुआ था। इसमें भी देखो रेजीम चेंज ही हो रहा है ना। तो
पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए तो अकाईएव जीत गए, लेकिन फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने फिर से कहा कि इलेक्शन प्रोसेस जो था वो फ्लॉड था, और अकाईएव जो थे वो एक्चुअली में जबकि प्रेसिडेंट रहे थे सिंस 1990, लेकिन इन प्रोटेस्ट के चलते उनको अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ा। ही वेंट टू रशिया अगेन, और वहाँ पे जाके इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था। ओके, नेक्स्ट वॉज जैस्मिन रेवोल्यूशन। तो ये 2010 और 11 में हुए थे, दिसंबर 2010 एंड 2011 इन टूनीशिया। और ये भी मतलब क्या था कि अंडरलाइंग करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है और लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम है कंट्री में, इसलिए हुआ था। और इसका इमीडिएट कैटलिस्ट क्या था कि एक जो यंग वेजिटेबल वेंडर था उसके सामान जो था वो पुलिस ने कॉन्फिस्केट कर लिया था, तो उसने खुद को सेल्फ इमोलेट कर दिया था। और जो ये एक्शन था उसका इट बिकेम द सिंबल ऑफ हार्डशिप की टूनिशियंस को क्या फेस करनी पड़ती है अंडर द रेन। जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे उनके रेन में क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही हैं। और एक्चुअली में इसको जैस्मिन रेवोल्यूशन क्यों कहा गया था, बिकॉज जैस्मिन वॉज द टूनीशियाज नेशनल फ्लावर। और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट क्रैकडाउन हुआ था जिसकी वजह से फिर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, और जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के जिन अबिदीन बेन अली, तो उनका आउस्टर हो गया था, अगेन रेजिम चेंज। और इसके बाद में फिर वेव ऑफ प्रोटेस्ट भी हुई थी इन नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, और जिसको कहा जाता है फिर अरब स्प्रिंग। ओके, देन देर वॉज लोटस रेवोल्यूशन। तो ये इजिप्ट में हुआ था, और ये जनवरी, ज़्यादातर अब हमने देखा है जो टाइम था वो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाले टाइम पे ही ज़्यादा हुए हैं। और दिस सून स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और प्रोटेस्ट हो रहे थे। और वाई इट हैपेंड, बिकॉज की ब्रूटलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी अंडर द होस्नी मुबारक गवर्नमेंट, और इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, और कई लोग फिर इन वायलेंट क्लैशेस में मारे गए। और उसके बाद में फिर फाइनली इन फरवरी 2011 मुबारक स्टेप डाउन, और उन्होंने जो पावर था वो आर्मी को दे दिया। ओके, तो ये जो फ्लावर्स और कलर्स वाले रेवोल्यूशन थे, आई होप आपको ये याद रहेंगे। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और दैट इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियो ऑफ टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।